मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह क्लास 6 का चैप्टर 5 का सेकंड लेक्चर आज मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आज का जो विषय है हमारा वो सेपरेटिंग कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर मतलब कुछ मेथड्स जिससे हम कंपोनेंट को, मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सम मेथड्स, इसमें सम मेथड कॉमनली यूज्ड, हेडिंग दे दीजिएगा सम मेथड। ये हो गया लेक्चर आपका आज का, ये हो गया लेक्चर 2 चैप्टर 5 क्लास 6। तो यहां पर हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब तक हम लोग पढ़े थे कि जो भी टॉपिक पढ़े थे उसके बाद का है सम मेथड्स कॉमनली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग component of mixture। कुछ सामान्य विधि जिससे हम मिक्सचर में उपस्थित कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो टेक्निक अपनाया जाता है, मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करना। मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करना पहला है आपका हैंड पिकिंग। फर्स्ट इज योर हैंड पिकिंग। हाथ से चुनकर निकालना, हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग में हाथ से चुन के हम लोग अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए चावल, गेहूं या दाल में जो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं उसमें कुछ ना कुछ छोटे बड़े कंकड़ या कीड़े मकोड़े होते हैं। तो उनको हम लोग कैसे निकालते हैं? हाथ से चुनकर। तो टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर, इसमें क्या होता है हैंड पिकिंग में? टू सेपरेट अनडिजायरेबल component फ्रॉम मिक्सचर। जैसे कि मान लीजिए राइस से स्टोन का निकालना, स्टोन जो निकाल दिए हम लोग राइस से। फीट से इंप्यूरिटीज को निकाल दिए, जो भी इंप्यूरिटीज है, इंप्यूरिटीज। दाल मार्केट से हम लोग लाते हैं, दाल से भी स्टोन का रिमूवल, ज्यादा से ज्यादा कंकड़ पत्थर होते हैं। ब्रिक्स, इंप्यूरिटीज, ब्रिक इसमें लगे रहते हैं। तो राइस से स्टोन का निकालना और व्हीट से स्टोन या ब्रिक का निकालना, दाल से स्टोन या ब्रिक का निकालना। तो ये जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिक्सचर राइस से हम अनडिजायरेबल कंपोनेंट को बाहर कर रहे हैं। तो यहां हमारा अनडिजायरेबल कंपोनेंट है स्टोन। तो स्टोन है या छोटे छोटे वॉर्म्स होंगे, वॉर्म्स, ये हमारे अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स हैं। तो ज्यादातर इन कंपोनेंट्स को जो हमारे राइस, व्हीट और दाल के लिए उचित नहीं है, तो उनको हम ज्यादातर हाथ से चुनकर निकालते हैं। ये हम लोग हाथ से चुनकर निकालते हैं बिकॉज ये छोटे छोटे कंकड़ हम लोग को दिखाई दे देते हैं और घर में हम आसानी से हाथ से इनको चुन करके अलग कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग में ऐसा भी ना हो कि इंप्यूरिटीज लार्ज क्वांटिटीज में हो। तो वैसे कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। अगर है स्टोन्स या इंप्यूरिटीज छोटे अमाउंट में है तो उनको हम हाथ से चुन के अलग कर लेते हैं। तो इस मेथड को हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। द हैंड पिकिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग। द मेथड यूज्ड इफ द क्वांटिटी इज सच impurities। If the quantities of impurity, if the quantity of impurity is not so large,
इम्प्योरिटीज का क्वांटिटी उतना लार्ज नहीं होना चाहिए, नॉट सो लार्ज, दिस मेथड इज अप्लाइड, दिस मेथड इज अप्लाइड। अगर ये क्वांटिटी ज्यादा नहीं है तो इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका हैंड पिकिंग। अगर मान लीजिए स्टोन ही है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उसको चुनने से कोई फायदा नहीं। मान बहुत ज्यादा स्टोन हो जाए तो वो समझिए इम्प्योरिटी ही हो गया। मतलब ये सब लार्ज एक्सेस में नहीं होने चाहिए, तब हम लोग हैंड पिकिंग के मेथड्स को अप्लाई करते हैं। और दूसरा मेथड्स है कि थ्रेसिंग। अब एक और अलग मेथड है हम लोग को अनडिजायर्ड कंपोनेंट को अलग करने के लिए, वो दूसरा मेथड है थ्रेशिंग। अब हम लोग चलेंगे दूसरे थ्रेशिंग पर। दूसरा मेथड है थ्रेशिंग, ये सेकेंड है TH थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मेथड है इम्प्योरिटी निकालने का, लेकिन जब आप देखते हैं कि खेत वगैरह में किसान धान गेहूं इन सबों की फसलें लगाते हैं, तो उनके स्टॉक्स में, उनके फसल्स में बहुत सारे धान चाहे गेहूं में बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं। तो बहुत सारे ग्रेन्स और दाने होते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, किसान उस अनाज को, जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये गेहूं का एक स्टॉक है, ये इसमें देखिए बिया लगा हुआ है, इसको कहते हैं ग्रेन्स, दीज आर द ग्रेन्स, ये ग्रेन्स है। तो किसान पहले ऐसे ये फिर खेत में ऐसे रहेगा, इसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, ऐसे काट के खेत में ऐसे छोड़ देते हैं धूप में सूखने के लिए। धूप में सूखने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है, और इस अनाज को निकालने के पहले इनको धूप में खूब सिखाया जाता है। अब प्रत्येक स्टॉक में देखिए यहाँ 100 सैकड़ों की संख्या में ग्रेन्स है, ये देखिए ये सब, ये ग्रेन्स जो है सैकड़ों की संख्या में ऐसे ग्रेन्स हैं जिनमें गेहूं उपस्थित है। तो देखिए आम अगर तोड़ने के लिए कहेगा तो आप पेड़ पर चढ़ के तोड़ सकते हैं, लेकिन इससे एक एक करके दाना निकालने के लिए कहे तो इससे आपको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा दाना निकालने में। तो ऐसे ग्रेन्स को निकालने के लिए जिस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं वो नाम है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग मीन्स इस देखिए कॉमन स्टॉक्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपका जो है व्हीट ग्रेन्स है, बहुत ज्यादा मात्रा में देखिए ये, इसमें देखिए बहुत सारे ग्रेन्स है, देख रहे हैं। तो एक एक करके अगर दाना निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा और शायद वो हो भी नहीं पाएगा। तो इससे दाने निकालने के लिए, स्टॉक से दाना निकालने के लिए फार्मर्स जिस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं उसका नाम है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, प्रोसेस यूज टू सेपरेट, ये प्रोसेस है थ्रेशिंग यूज टू सेपरेट ये ग्रेन्स को फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक से इस ग्रेन को निकालने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। तो यहां से जो ये दाना निकलने लगेगा, इसको कैसे करते हैं, बहुत संख्या में ग्रेन्स होते हैं, तो इस प्रक्रिया को ऐसे करके स्टॉक्स इसको पीटते हैं, पूरा कस के पीटेंगे तो इससे एक एक करके गेहूं का दाना बहुत आसानी से झड़ जाता है, तो स्टॉक से ग्रेन अलग हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं। तो दूसरा हमारा टॉपिक है कि थ्रेशिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग, जैसे कि हार्वेस्ट करने, हार्वेस्ट का अर्थ होता है ये गेहूं फील्ड में रहता है, उनको काटने की प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहते हैं, यहां से काटते हैं हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग के बाद इसको खेत में ऐसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है इस अनाज को निकालने के पहले। और जब ये सूख जाता है तो एक एक करके नहीं, इनको पीट पीट के इनसे दाना निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के लिए थ्रेशिंग मशीन भी अब आया हुआ है, ठीक। और थ्रेशिंग बैलगाड़ी से भी पहले होता था, बैलगाड़ी से भी इस थ्रेशिंग की प्रक्रिया को अपनाई जाती है, और मशीन से भी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में दाने निकालने हैं तो आज मशीन से भी थ्रेशिंग किया जा रहा है। तो ये था हमारा थ्रेशिंग। तो अब जो है थ्रेशिंग क्या है, थ्रेशिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग, देखिएगा इस पॉइंट्स को लिखिएगा, आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के पश्चात बंडल ऑफ व्हीट, बंडल ऑफ व्हीट एंड पैडी स्टॉक, एंड पैडी स्टॉक lying in field
एंड ड्राइड, उनको सुखाया जाता है, ड्राइड इन द, कहां सुखाएंगे, इन सन, इन सन, इसको धूप में हम लोग सुखा लेते हैं। बिफोर ग्रेन इज सेपरेटेड, अनाज निकालने के, बिफोर ग्रेन इज सेपरेटेड, दाना निकालने के पहले इसको काट करके और इनको सुखा लिया जाता है, ठीक। तो ग्रेन इज सेपरेटेड, तो ग्रेन को सेपरेट करने के पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, धूप में स्टॉक को काट के सुखा देते हैं। तो सुखाने के बाद हम लोग इनको पीट करके इनसे हम लोग ग्रेन निकाल लेते हैं, ठीक। प्रत्येक स्टॉक में, ईच स्टॉक कंटेन्स मेनी ग्रेन, कंटेन्स मेनी ग्रेन, प्रत्येक स्टॉक में, जैसे कि हम दिखाए आपको, प्रत्येक स्टॉक में मेनी ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं। और यही जो है, अगर एक एक ग्रेन को निकालेंगे तो बहुत मेहनत पड़ेगा, यही पीट के उनको बंडल्स में से पकड़ के पीटता है लोग, अनाज फटफट निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं थ्रेसिंग। अब इसमें जो होता है मैनी स्टॉक, अब इसमें थ्रेसिंग कैसे होता है, थ्रेसिंग द प्रोसेस, इसका अर्थ क्या है, द प्रोसेस, थ्रेसिंग का अर्थ क्या है, द प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, ये आइदर कहां क्या चीज से हो जाता है, वो बुल्लॉक से पहले होता था, बैलगाड़ी से। अगर मान लीजिए कि लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन है, इफ ग्रेन इज लार्ज क्वांटिटी, ग्रेन इज इन लार्ज क्वांटिटी, it is done by machine, इसको मशीन से करते हैं। अगर ग्रेन लार्ज क्वांटिटी में है तो इसको मशीन के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, फिर वंस मोर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थ्रेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, थ्रेसिंग में क्या होता है कि ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम स्टॉक से ग्रेन को अलग करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, थ्रेसिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग के प्रक्रिया के लिए बुल्लॉक कार्ट और मशीन का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं जिसका नाम है विनोइंग। पहले हम लोग हैंड पिकिंग पढ़े, दूसरा थ्रेसिंग और तीसरा जो है प्रक्रिया हम लोग विनोइंग की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। थर्ड मेथड है सेपरेटिंग कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर में। थर्ड जो हमारा मेथड आ रहा है, थर्ड मेथड ये है विनोइंग। देखिए यहां पर विनोइंग, यहां नाम है WIN, मतलब आगे डी लग जाएगा तो विंड हो जाएगा। तो विंड से हम लोग जब कंपोनेंट को अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं विनोइंग, मतलब विंड की सहायता यहां जरूरत पड़ती है। तो विनोइंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विनोइंग क्या है। तो विनोइंग भी एक मेथड ऑफ सेपरेशन है। मेथड ऑफ, यहां पर लिखिएगा ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग husk from grain, husk from grain with help of wind। हम लोग हवा के सहायता से, विंड के सहायता से, जैसे कि उसमें हस्क रहता है। देखिए जो भी धान और जो भी गेहूं लेंगे, जब ये ग्रेन्स निकल के आएगा, देखिएगा जब ये ग्रेन्स निकल के आएगा, टूट के आएगा, तो उसमें बहुत सारा भूसा वगैरह रहेगा। तो उसको क्या करते हैं, उसको एक सूप, विनोइंग मशीन में उसको सूप में से डाल करके क्या किया जाता है कि उसको हवा के दिशा में छोड़ा जाता है। तो ग्रेन्स जो होता है भारी होता है, तो वो समीप में गिरेगा और जितना भी हस्क है वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा।
तो हवा की सहायता से इस लाइटर पार्टिकल, इसमें जो हस्क होता है, जैसे कि देखिएगा यही सब हस्क हो जाएगा, इसको अगर छोड़ाएंगे तो इसमें देखिए ये सब देखिए ये सब हस्क हो जाएगा। ये बहुत हल्का होता है और हल्का होने के कारण क्या होता है कि हवा जो है इनको उड़ा देगा। तो और गेहूं थोड़ा भारी होने के कारण वो नीचे बैठ जाएगा। ये देखिए गेहूं का पार्टिकल्स इसमें निकलेगा, इसको अगर छुड़ाएंगे तो इससे गेहूं निकल जाएगा और ये देखिए गेहूं निकल गया, ये गेहूं हो गया। देखिए ये गेहूं जो है वो भारी होता है तो वो नीचे यहाँ पर गिरेगा और हस्क दूर जाके गिरेगा। जब आप इसको कहते हैं विनोइंग करते हैं, ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं तो हवा जो है हस्क पार्टिकल को दूर ले जाएगा और गेहूं को नीचे गिरा देगा। तो हस्क हल्के होते हैं और गेहूं के कण भारी होते हैं तो वो नीचे आके बैठ जाते हैं। तो ये एक विनोइंग की प्रक्रिया है। विनोइंग क्या है? एक ऐसा प्रक्रिया जिससे हम हस्क मतलब भूसे को ग्रेन से अलग करते हैं हवा की सहायता से। एक ऐसा मेथड जिससे हम हस्क को ग्रेन से अलग करते हैं हवा के माध्यम से। ये माध्यम क्या होता है? यहाँ पर विंड एक माध्यम है जिससे हम सेपरेट करते हैं। हस्क आर वेरी लाइट। हस्क क्या होते हैं? हस्क ये इज वेरी लाइट, ये बहुत हल्के होते हैं। भूसा जो होता है वो बहुत हल्का होता है। वेयर एज व्हीट ग्रेन्स, फैक्ट क्या है? फैक्ट इस बात पर निर्भर है कि हस्क जो है, सच्चाई, हस्क बहुत हल्के होते हैं एंड व्हीट ग्रेन्स आर comparatively heavier. Comparatively means husk grains are heavier than husk. husk से ग्रेन heavier होते हैं। तो ये डन बाय विनोइंग बास्केट प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा होता है? डन बाय विनोइंग बास्केट या सूप से भी कह सकते हैं। बास्केट बड़े बड़े सूप होते हैं। विनोइंग बास्केट, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर पार्टिकल। यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर पार्टिकल। क्या? हेवियर एंड लाइटर पार्टिकल। हेवियर एंड लाइटर पार्टिकल। देखिए विनोइंग क्या होता है? विनोइंग में हम लोग हस्क को हवा के माध्यम से दूर करते हैं। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हस्क हल्का होता है और ग्रेन्स हेवियर होते हैं। तो ये मेथड बेसिकली किस बात पर निर्भर करता है? हेवियर एंड लाइटर पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए विनोइंग का मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये था हमारा विनोइंग और अगला टॉपिक जो होगा उसका नाम होगा सीविंग। फोर्थ मेथड इज सीविंग। फोर्थ जिस मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे उसका नाम है सीविंग। लिख लीजिएगा आप लोग। फोर्थ ये SIEVING सीविंग देखें घर में चलनी वगैरह होगा। ठीक, ये तरीका तब यूज होता है जब कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के वेरियस साइज होते हैं। यूज्ड व्हेन component of mixture having various size, अलग अलग साइज के हो, वेरियस साइज के हो। सीविंग एक प्रक्रिया है जब बहुत सारे मिक्सचर्स अलग अलग आकार के उपस्थित हों तो सीविंग का प्रक्रिया अपनाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग फ्लोर मिल में जाते हैं, आटा मिल में जाते हैं तो वहां से आटा लेते हैं। वहां क्या होता है कि हम देखते हैं कि उसमें चोकर, मतलब कि उसको चोकर रहता है मैंने भूसा, तो उसको दूर करने के लिए घर में हम लोग चलनी रखते हैं और उस चलनी से क्या करते हैं? उसको चालते हैं ऐसे ऐसे करके। तो जो बड़ा साइज के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे, मतलब जो कि आपका चोकर कहलाता है वो ऊपर रह जाएगा और नीचे जो है आपका लाइटर आटा जो है, जो जिनका आकार छोटा होता है वो नीचे चले आते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सीविंग। तो सीविंग एक ऐसी प्रक्रिया है जब अलग अलग साइज के कोई पार्टिकल्स हो तो उनको अलग करने के लिए हम लोग सीविंग यूज करते हैं। तो
फाइन सैंड, अगर सैंड भी है, सैंड अगर देखते हैं सैंड तो बालू लाते हैं तो बालू में भी बहुत सारे छोटे आकार के बड़े बड़े आकार के कंकड़ पत्थर ये सब लगे रहते हैं, तो उनके लिए भी एक चार्ज बना रहता है ये इस तरह से, और इसमें छोटे छोटे पोर्स बने रहते हैं, जैसे कि इस छोटे 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 पोर्स, मतलब हर जगह पर छोटे छोटे ये चार्ज में छोटे छोटे पोर्स लगे रहते हैं इस तरह से। अगर इस पर हम सैंड को डालते हैं तो ये सैंड जो है वो इस चार्ज से होता हुआ नीचे गिर जाएगा। ये देखिए सैंड गिर गया ऐसे, मान लीजिए छोटे छोटे ये सैंड यहाँ पर चलाएंगे और मोटे मोटे जो कंकड़ हैं इसी के ऊपर रह जाएंगे, तो इससे फाइन सैंड प्राप्त हो जाएगा। ये फाइन सैंड प्राप्त हो गया। ये हो गया अनवांटेड कंपोनेंट यहीं पर रह जा रहा है कंपोनेंट। तो चार्ज से ये क्या हुआ, सैंड को भी हम लोग क्या करते हैं, उनको फाइन सैंड्स को निकाल लेते हैं और बाकी जो है वो सीविंग के मेथड से बाहर रह जाता है। तो सीविंग एक ऐसा प्रक्रिया है, इट इज डन जैसे गेहूं से व्हीट ब्रांड निकालने के लिए, व्हीट ब्रांड मतलब ये समझिए चोकर, उनको निकालने के लिए हम चलनी से चालते हैं, तो ये भी सीविंग है, ये सीविंग कहलाता है। तो सीविंग इज व्हेन जब कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैविंग वेरियस साइज, अलग अलग आकृति के अलग अलग आकार के हों, तब ये सीविंग का टेक्निक लागू होता है। इस पॉइंट को लिख लीजिए। फिफ्थ पॉइंट है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम लोग चलेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन की ओर। एक मैग्नेटिक सेपरेशन भी आता है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन जैसे नाम से सजेस्टेड है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन पहला हम लोग पढ़े हैंड पिकिंग, फिफ्थ है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, मैग्नेट से अलग करना। देखते होंगे मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, अगर मान लीजिए ये एक जगह है, यहां पर अगर लाल वाला आयरन है और ब्लू वाला सल्फर है, ये ब्लू वाला सल्फर मान लीजिए, ब्लू वाला सल्फर है, लाल वाला ये आयरन और ब्लू वाला ये सल्फर। तो आयरन और सल्फर, इसमें सब कोई जानता है आयरन क्या है, मैग्नेटिक है, आयरन मैग्नेटिक, और सल्फर क्या है, उसमें चुंबकत्व तो नहीं पाया जाता है, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। तो इसमें हम चुंबक को अगर ले जाएंगे तो सारे आयरन जो है यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मैग्नेट को ले जाते हैं, जैसे कि इस जगह पर अगर हम लोग मैग्नेट को ले जाएंगे, ये लाल वाला आपका आयरन था, ये आयरन है, ये आयरन है, ये आयरन है, ये आयरन है, और ब्लू वाला सल्फर था, ब्लू वाला सब सल्फर, ये आयरन। अगर हम यहां पर चुंबक को ले गए, ये मैग्नेट को ले गए, तो सारा जो चुंबक आयरन वाला है वो इसके पास चला जाएगा, इसमें सट जाएगा, सारा आयरन वाला इसमें क्या हो जाएगा, सट जाएगा। देखिए ये आयरन के पार्टिकल्स जो है यहाँ पर आके चिपक गए। तो मैग्नेट से हम क्या कर रहे हैं, आयरन को निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ चले गए। तो ये जो है यहाँ से यहाँ गए, तो क्यों गए, मैग्नेट के कारण। मैग्नेट ने आयरन के पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, मैग्नेट हैज अट्रैक्टेड द पीस ऑफ आयरन, सो ये आयरन पूरा मैग्नेट के सतह पर जमा हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, इसको बोले हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन। और मैग्नेट व्हिच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट, देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, चुंबकीय पृथ्वीकरण हिंदी में कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन को, चुंबकीय पृथ्वीकरण। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हिच वर्क ऑन इलेक्ट्रिक करंट, द मैग्नेट व्हिच वर्क्स ऑन, ए मैग्नेट, एक मैग्नेट है जो वर्क करता है, ए मैग्नेट which works on electric current, वैसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट से काम करता है is called electromagnet, तो वैसा मैग्नेट which works on electric current, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वैसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है उसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मैग्नेट। अब अगले टॉपिक्स पर हम चलेंगे, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। नाउ वी गो थ्रू
सिक्स्थ इज सेडिमेंटेशन, एक अलग ही टॉपिक है ये लिक्विड्स, इस पॉइंट को नोटिस कर लीजिए। एक अब है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, फिर है डिकैंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, decantation and filtration. These are the one of the important topic. तो पहले सेडिमेंटेशन क्या है देखिएगा, इसमें सेडिमेंटेशन, when heavier component in a mixture, when heavier component in a mixture, heavier component in a mixture settles after water is added, settles after water is added to it. Water, the process is called सेडिमेंटेशन। जैसे हम बता रहे हैं कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, सेडिमेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये देखिए, इसमें हेवियर पार्टिकल्स हैं और क्या होंगे, वो समय के साथ धीरे धीरे करके ये नीचे बैठने लगेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अगर इनको कुछ देर पानी में छोड़ दिया जाए तो ये नीचे बैठ जाएंगे। देखिए बैठना शुरू हो गया, ये देखिए बैठना शुरू हो गया। समय के साथ धीरे धीरे अगर छोड़ देते हैं तो हैवियर पार्टिकल विल सेटल एट द बॉटम। तो ये प्रोसेस जो है, सेटलिंग ऑफ हैवियर पार्टिकल एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेटलिंग ऑफ हैवियर पार्टिकल एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये कुछ देर छोड़ने पर देखिएगा पूरा इकट्ठा हो जाएगा, धीरे धीरे देखिए नीचे बैठ रहा है, और इसी बैठने की प्रक्रिया को क्या बोल दिया हम, सेडिमेंटेशन। और जो पार्टिकल नीचे बैठ रहा है, देखिए जो पार्टिकल नीचे बैठ रहा है वो सेडिमेंट है, जो पार्टिकल नीचे बैठ रहा है वो सेडिमेंट है। कुछ समय के बाद देखेंगे ये पानी जो है थोड़ा सा ठीक हो गया। तो यहां द पार्टिकल विच, अच्छा द सॉलिड मैटर, एक हो गया सेडिमेंटेशन और सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या है, सेडिमेंट्स में द सॉलिड मैटर that settles at the bottom, settles at the bottom is called sediments। इसको बोलते हैं हम लोग, जो बॉटम में बैठ जाते हैं उनको सेडिमेंट्स कहा जाता है। तो सेडिमेंट्स ये देखना है कि धीरे धीरे करके ये बॉटम में बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद देखिए ये जितने भी पार्टिकल्स थे धीरे धीरे करके ये बॉटम में बैठ रहे हैं। धीरे धीरे पार्टिकल जो है, जो पार्टिकल नीचे बैठ रहे हैं वो सेडिमेंट्स कहलाए, और पार्टिकल्स को नीचे बैठने का जो प्रोसेस है, settling of particles at the bottom when water is added is called sedimentation। ये सेडिमेंटेशन है, और पार्टिकल जो नीचे बैठ रहा है वो सेडिमेंट है। आफ्टर दैट व्हाट वी गेट, दो लेयर पाते हैं। ऊपर का जो होता है क्लियर वाटर लेयर मिलेगा आपको, ऊपर देखिए ये क्लियर वाटर लेयर मिलेगा, और नीचे सेडिमेंटेड पार्टिकल्स है, ये सेडिमेंटेड पार्टिकल्स है। तो इसके बाद सेडिमेंटेशन के पश्चात एक क्लियर वाटर मिलता है, और नीचे जो है वो सेडिमेंट्स मिलते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आफ्टर सेडिमेंटेशन
we get two layer, हम लोग को दो लेयर मिलता है। पहला होता है अपर लेयर ऑफ क्लियर लिक्विड, अपर लेयर ऑफ क्लियर लिक्विड, और दूसरा होता है लोअर लेयर ऑफ सेडिमेंट, लोअर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, नीचे वाला लेयर सेडिमेंट्स कहलाता है। तो देखिए हम लोग सेडिमेंटेशन और सेडिमेंट्स में अपर लेयर ऑफ क्लियर लिक्विड एंड लोअर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, ये हम लोग देखे कि ऊपर वाला लेयर्स को बोलते हैं हम लोग क्लियर वाटर, ऊपर जो होता है आपका क्लियर वाटर होता है और नीचे होते हैं उसके सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स, अब देखिएगा ये है अपर लेयर का क्लियर वाटर। अगर इस सेडिमेंट्स नीचे हैं, अगर हम इसको अलग करें तो ये क्लियर वाटर, देखिएगा ये क्लियर वाटर इसमें आ रहा है, क्लियर वाटर कम्स आउट, देखिए प्योर क्लियर वाटर आ गया नीचे बैठने के बाद। क्लियर वाटर जो हम निकाल लिए, दिस क्लियर वाटर, तो ऊपर के क्लियर वाटर को जो निकाले उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकांटेशन। ये डिकांटेशन हो गया, क्लियर वाटर कम्स आउट इज कॉल्ड डिकांटेशन। तो इसके बाद जो है वो है डिकांटेशन। डिकांटेशन क्या है? डिकांटेशन, इसमें हम लोग देखेंगे डिकांटेशन में pouring out of clear liquid, pouring out of clear liquid, pouring out of clear liquid from a vessel, from a vessel, यहां पर क्या था? From a glass or vessel without disturbing sediments, without disturbing sediments is called decantation। इसको क्या कह दिए हम? डिकेंटेशन कह दिए। ये जो अभी बताया हम लोग, ये पोर करके निकाले, ये देखिए ये जो क्लियर वाटर ऊपर बचा था उसको इसमें डाल दिए, तो डाल करके जो क्लियर वाटर हम लोग निकाले, इस सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए बिना, सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब किए बिना इस क्लियर वाटर को जो हम इसमें डाल दिए, तो ये प्रोसेस हमारा डिकेंटेशन है। दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो ये डिकेंटेशन हो गया। डिकेंटेशन, तो डिकेंटेशन हम एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कि अब हम लोग इन एवरीडे लाइफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिकेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग टू इनमिसिसेबल लिक्विड। डिकेंटेशन का यूज कहां होता है? यूज ऑफ डिकेंटेशन, यूज मतलब दो नहीं मिलने वाले लिक्विड के लिए भी यूज होता है। यूज्ड फॉर separating two immiscible liquid, मतलब वैसे लिक्विड जो आपस में मिल नहीं सकते हैं। इनमिसिबल, ये डिकेंटेशन की प्रक्रिया उसके लिए भी अप्लाई होती है जो दो लिक्विड आपस में मिल नहीं सकते हैं आपस में, तो उनके लिए भी हम लोग डिकेंटेशन, इसमें भी दो लेयर बन जाएगा, तो दो लेयर हो जाएगा तो एक लेयर को हम लोग बाहर कर देंगे। बट नो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिकेंटेशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस डिकेंटेशन cannot be used for separating two miscible liquid, separating two miscible, miscible, MISCC, two miscible liquid, दो मिसिसिबल लिक्विड को आपस में जो घुले हैं
उनको सेपरेट करने के लिए नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट यूज सेपरेशन ऑफ मिसिसिबल लिक्विड। तो जैसे मिसिसिबल लिक्विड में अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल में पानी अगर मिला हुआ है तो उसको आप डिकैंटेशन प्रोसेस से नहीं यूज कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, 2 इमिसिबल लिक्विड्स को आप निकाल सकते हैं। अब है लोडिंग, एक चीज और है, आप देखेंगे लोडिंग क्या है, इसके बारे में हम समझाएंगे। यह है डिकैंटेशन का फॉर सेपरेटिंग। लोडिंग, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लोडिंग। लोडिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कभी आप गए होंगे, जो नदी, झील या पॉन्ड के पानी को ले आइए तो वो पानी कैसा दिखेगा, प्योर मडी दिखेगा। इस पानी को अगर लाते हैं पॉन्ड से तो इसमें ज्यादा से ज्यादा देखिए ये मडी दिखेगा, है ना, और मडी दिखेगा, और उसमें मडी प्रेजेंस ऑफ क्ले, क्ले के कारण, क्ले मिट्टी की एक प्रकार होती है, उसके कारण वो मडी दिखता है और सस्पेंड रहता है। तो ये क्ले के जो पार्टिकल हैं, क्ले के पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं एंड लॉन्ग टाइम टू सेटल, और इनको नीचे बैठने में लंबा समय लगता है। ये क्ले के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नीचे बैठने में लंबे समय लगते हैं, मतलब सेडिमेंटेशन करते करते बहुत इंतजार करना पड़ेगा। वो तो मान लीजिए कि इस डिकैंटेशन प्रोसेस अगर हम अप्लाई करें इसको प्योर करने के लिए तो काफी समय लग जाएगा। तो बिकॉज ये जो है क्ले के पार्टिकल वो धीरे 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 करके नीचे बैठते हैं और इस प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है। तो सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हम लोग लोडिंग का प्रयोग करते हैं। लोडिंग मतलब कि उसमें एलम, पोटास एलम इसमें डाल करके इसको हिलाते हैं। तो पोटास एलम के पार्टिकल क्ले के ऊपर चले जाते हैं, क्ले पार्टिकल के ऊपर चले जाते हैं और उनको भारी कर देते हैं, जिससे वो बहुत तेजी से नीचे बैठ जाते हैं। तो पोटास एलम मींस एलम डाल करके और सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया को तेज करना लोडिंग कहलाता है। तो लोडिंग क्या है, एलम। जैसे देखिए हम दिखा रहे हैं, अभी तो प्रैक्टिकली ये साइज थोड़ा बड़ा है। ये देखिए ये हो गया आपका पोटास एलम। अगर इसको इसमें डाल देंगे तो एलम के पार्टिकल्स इसमें जाएंगे, इसको थोड़ा रोटेट कर देंगे, एलम के पार्टिकल इसमें जाएंगे और जाने के बाद इसमें जो क्ले पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर आ जाएंगे और ऊपर आने के पश्चात इनकी सेडिमेंटेशन रेट को बढ़ा देंगे। तो लोडिंग एक प्रोसेस है टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बाय एडिंग एलम। एलम को डाल के सेडिमेंटेशन को रेट के बढ़ाने को हम लोग लोडिंग कहते हैं। ये हो गया आपका लोडिंग। तो लोडिंग क्या है, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस, इट इज a process, ये एक ऐसा प्रोसेस है in which एलम पार्टिकल, एलम मतलब पोटास एलम, खासकर ये कर सकते हैं पोटास एलम, इसका फॉर्मूला हो जाता है K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। मतलब पोटास एलम डाल करके alum are added to the suspended particles of muddy water, और ये alum makes it heavier, alum makes suspended particle heavier, उनको क्या बना देता है, heavier बना देता है, and settling increase, sedimentation increases, sedimentation rate, sedimentation का रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो लोडिंग को सेडिमेंटेशन को इंक्रीज कराने के लिए सेट किया जाता है और ये क्ले पार्टिकल का सस्पेंशन फास्ट करता है। इट मेक्स
sedimentation of clay particle, sedimentation of clay particle very fast. तो ये हमारा हो गया लोडिंग का प्रक्रिया, जिससे कि क्ले पार्टिकल आसानी से नीचे बैठ जाएंगे। तो सेडिमेंटेशन हो गया। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए लोडिंग टेक्निक एलम डाल के किया जाता है। लोडिंग टेक्निक को जो है एलम डाल के सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को फास्ट किया जाता है। तो लोडिंग केवल फास्ट करने का एक तरीका है सेडिमेंटेशन को, जब क्ले पार्टिकल्स हो, ठीक ना। इसमें क्या होना चाहिए, क्ले पार्टिकल्स, मतलब कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ क्ले मतलब क्ले मिट्टी का एक रूप है जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, क्ले सेडिमेंट्स स्लोली। क्ले क्या होता है, ये सेडिमेंट करता है बहुत धीरे धीरे, सेडिमेंट स्लोली। और इसी को फास्ट करने के लिए इसमें हम लोग एलम डालते हैं और क्ले के ऊपर चला जाएगा। क्ले है, इस पे पोटास एलम चला जाएगा तो इसको हैवियर कर देगा और वो जल्दी बैठ जाएगा। तो ये आपकी जो क्लास थी वो लोडिंग तक आज का क्लास है। लोडिंग हमने लास्ट में बताया कि एक सेडिमेंटेशन को फास्ट करने का रेट है जब उसमें क्ले पार्टिकल्स हो, ऐसे धीरे धीरे चलता है। तो हमारा जो साइंस है 6th क्लास की चैप्टर 5 का ये दूसरा लेक्चर वो आज समाप्त हुआ। अब कल नेक्स्ट क्लास में हम तीसरे लेक्चर की ओर अग्रसर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल वरुण सिंह। थैंक यू।